हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज तारीख है 20 जुलाई 2020 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना क्षेत्रीय प्रयोजनों के लिए और खनिजों के विस्तृत अन्वेषण के लिए की गई है। ओके, नेक्स्ट, खान और खनिजों संशोधन अधिनियम 2015 खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना को अनिवार्य करता है। नेक्स्ट, यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है आपको बतलानी है। ऑप्शन ए केवल 1-2, ऑप्शन बी केवल 2-3, ऑप्शन सी केवल 1-3, ऑप्शन डी सभी 1-2-3। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी 1-2-3 सभी। यानी कि हमारा ये जो खनिज अन्वेषण ट्रस्ट है वो इस उद्देश्य से किया गया है ताकि हमारे जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है यानी कि माइनिंग जो है उसमें एक रफ्तार लाने के लिए इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। ओके, यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन में तेज़ी लाने के लिए इस ट्रस्ट का गठन किया गया ताकि उसमें पैसे जमा किए जाएं। तो आपको ये एक्ट याद रखनी है कि ये जो अनिवार्य करता है इस ट्रस्ट के गठन के लिए वो एक्ट है क्या, MMRDA एक्ट, यानी कि खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2015। ओके, यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। ये बात आपको याद रखनी है कि ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल बाढ़ प्रोजेक्ट हाल में ही संचार में देखा गया है। किस नदी के बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ के पानी को रिचार्ज और स्टोर करने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 गोदावरी, ऑप्शन 2 पालर, ऑप्शन 3 यमुना, ऑप्शन 4 पेरियार। ओके, तो इसमें आपको कौन से कथन सही लग रहे हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि यमुना नदी। यमुना नदी पर यह बाढ़ प्रोजेक्ट मतलब उसके एरिया में यह प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ के जो ज़मीन है वो पानी को रिचार्ज कर सके, साथ ही स्टोर भी कर सके इन बाढ़ क्षेत्रों में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड खुफिया और जांच एजेंसियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो FIR और चोरी हुए वाहनों पर ऑनलाइन डेटाबेस रखता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम परियोजना को लागू करता है। ओके, यानी कि NCRB जो है वो अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम परियोजना को लागू करता है। CCTNS परियोजना को लागू करता है कौन, NCRB। तो इन तीनों ऑप्शन में आपको कौन सा सही लग रहा है बतलानी है। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी केवल 2 एंड 3, ऑप्शन सी केवल 1 एंड 3, ऑप्शन डी सभी 1 एंड 2 3। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है। ओके, तो नेट ग्रिड जो है वो क्या है, यह एक कह लीजिए तो एक तरह से मतलब डिजिटली एक डिजिटली एक पोर्टल है। नेट ग्रिड क्या है, एक पोर्टल है डिजिटल जो कि खुफिया और जांच एजेंसियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
साथ ही इसमें एनसीआरबी से रिलेटेड जो डेटा होते हैं, यानी कि एफआईआर, चोरी, जितने भी वाहनों की चोरी एफआईआर रजिस्टर्ड होते हैं, उन सब के लिए एक ऑनलाइन डेटाबेस रखता है नेटग्रिड। और इसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है कौन? एनसीआरबी द्वारा। ओके। और सीसीटीएनएस के द्वारा यानी कि आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के द्वारा। ओके। तो आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चंस की ओर। हाल ही में समाचार में देखी गई जोवी की आग। ओके। जोवी फायर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक जोवी आग एक आग है जो भूमिगत जलती रहती है और फिर समय अवधि के बाद सतह पर प्रज्वलित करती है। यानी कि यह बोल रहा है कि जो भी आग एक ऐसी आग है जो कि ज़मीन के अंदर तो जलते रहता है, बाद में मतलब कुछ समय बाद, महीना 2 महीना बाद ऊपर सरफेस पर आके भी आग जलने लगते हैं। बेसिकली यही कह रहा है। दूसरा, यह पीठभूमि के रूप में जैविक मिट्टी में गहरे अंगारे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़मीन के अंदर एक अंगारे की तरह होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पीटलैंड जो होते हैं। ओके। तीसरा है, आर्कटिक क्षेत्र में फैली जोवी आग के सबूत हैं। यानी कि आर्कटिक क्षेत्र जो है वो इसका एविडेंस है। आप इसको एज ए प्रूफ कह सकते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में यह फैला हुआ है। तो आपको बतलाने उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 1 3, ऑप्शन सी केवल 2 3, ऑप्शन डी सभी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। जो भी आग एक आग है जो कि आर्कटिक क्षेत्र में फैली हुई है। ओके। तो ऐसा देखा गया है कि भूमिगत जलती रहती है और कुछ महीने या 2 महीने बाद ये वापस सरफेस पे आकर भी जलने लगती है और ये पीठभूमि के रूप में देखा जा सकता है और जैविक मिट्टियों में गहरे अंगारे की तरह होते हैं। यानी जैविक मिट्टी कहने का मतलब क्या कि वैसे मिट्टी जिसमें जैसे लकड़ी जो भी होते हैं, पेड़ पौधे के जीवाश्म जो नीचे दब जाते हैं वो एक अंगारे की तरह बन जाते हैं। कह लीजिए कि एक तरह से कोयला है। ओके। तो इसे क्या कहेंगे हम? ज़ोंबी फायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। मरीन हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके। फर्स्ट, समुद्री उष्मा तरंगे केवल गर्मियों के दौरान और सर्दियों के दौरान नहीं होती है। यानी कि ये जो मरीन हीट वेव है, समुद्री उष्मा तरंगे, ओके, उनके बारे में आपको बतलाने की समुद्री उष्मा तरंगे केवल गर्मियों के दौरान होते हैं और सर्दियों के दौरान नहीं होते हैं, ऐसा ये कह रहा है। नेक्स्ट, वे इक्वेटोरियल क्षेत्रों और उच्च अक्षांशों दोनों में हो सकते हैं। तीसरा, एल नीनो भी समुद्री उष्मा का कारण बन सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको बतलानी है। ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 3, ऑप्शन डी सभी 1 2 एंड 3। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2 एंड 3, ओनली 2 एंड 3। ओके। तो देखिए कैसे मरीन हीट वेव, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल गर्मियों के दौरान ही ये समुद्री तरंगे, समुद्री हीट वेव जो हो वो मतलब चलती हो। ये ठंड में भी हो सकती है, सर्दियों में भी ऐसे होते हैं। ओके। क्योंकि ये जो हीट वेव्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं करंट वेव्स पे। ठीक है। तो करंट वेव क्या है कि सर्कुलेट होते रहते हैं। तो इस तरह से गर्मी हो और ठंडी, किसी एरिया में अगर गर्मी है तो कहीं ठंड भी हो रही होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये हीट वेव गर्मी हो या सर्दी हर समय ये बनते हैं, चलते हैं। ठीक है। और ये इक्वेटोरियल क्षेत्र और उच्च अक्षांशों दोनों में हो सकते हैं। ठीक है। तो चूँकि करंट जो है वो फ्लो करते रहते हैं इक्वेटोरियल से हाई लैटिट्यूड में या फिर हाई लैटिट्यूड से इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में, तो इस तरह से एक सर्कुलर वे में फ़्लो करते रहती हैं। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि मरीन हीट वेव जो है
वो उच्च अक्षांशों में भी देखे जा सकते हैं। एल नीनो भी उस समुद्री उष्मा का कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा, एक होता है एल नीनो, एक होता है ला नीनो। तो एक मैं आपको ट्रिक बतला दूं कि ला नीनो मतलब समझिए कि वर्षा लाई, ओके, और एल नीनो मतलब वर्षा नहीं लाई। इसका मतलब क्या? सूखा है। तो सूखे में जब सूखा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हीट ज़्यादा रहेगा। तो हीट ज़्यादा रहेगा तो समुद्री उष्मा का कारण बन सकती है। ओके। तो एल नीनो लाल नीनो बेसिकली वही है कि पेरू का धारा कभी गर्म हो जाती है, कभी ठंडी हो जाती है। तो इस कारण वहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर इस तरह से फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जिसके कारण एल नीनो ला नीनो का असर भारत पे भी देखे जाते हैं। ओके। तो अगर ला नीनो आता है तो भारत के लिए यह एक अच्छा है। क्यों? क्योंकि उससे बारिश होती है हमारे यहाँ। तो ला नीनो एज ए एग्रीकल्चर या फिर अर्थव्यवस्था के लिए हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। वहीं एल नीनो हमारे लिए बिल्कुल ख़राब होती है। ओके। यानी कि एल नीनो जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ओके। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों। हैव अ नाइस डे।